तो देखो ट्रिपल एच एरा के अंदर सरप्राइजेस वगैरह तो होते रहते हैं, लेकिन क्या डब्ल्यू वाले के AEW सुपरस्टार की प्लानिंग कर रहे हैं कि वो डब्ल्यू के अंदर आ जाए, तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। बाय द वे, रैंडी ऑर्टन को लेकर रीसेंट टाइम में और विंस को लेकर एक कंट्रोवर्सी आई सामने, उसके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली स्मैकडाउन के अंदर ब्लड लाइन ने फिर से टॉप रेटिंग्स किए ड्रॉ, और भी तुम्हें कुछ अपडेट जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो वीडियो को पहले मैं शुरू करने वाला हूँ हमारे चैंप हू रन्स द कैंप यानी कि जॉन सीना के साथ में। जो सीना हमारे डब्ल्यू से भी फिलहाल जरूर गायब है, लेकिन रिसेंटली सीना को नॉमिनेट किया गया है निकलोडियन अवार्ड्स के लिए, जहां पर फेवरेट मूवी एक्टर्स में हमारे जॉन सीना का नॉमिनेशन हुआ है। अगर तुम लोग को याद होगा लास्ट टाइम भी सीना का नॉमिनेशन हुआ था, और शायद वो किड्स फेवरेट चॉइस अवार्ड था निकलोडियन की तरफ से, जहां तक मुझे याद है। बाय द वे, जो रिसेंटली लिस्ट आई सामने वो तुम लोग देख पा रहे होगे फेवरेट मूवी एक्टर, जिसमें एडम, क्रिस, जेसन, जॉन सीना, पॉल, रियान और हमारे जो और भी बाकी जो सेलिब्रिटीज वगैरह है वो दिए गए हैं। और जॉन सीना का जो बेसिकली रोल सिलेक्ट हुआ है फेवरेट मूवी एक्टर के लिए, वो उनके फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स के अंदर जो उन्होंने रोल प्ले किया था उसका बेसिकली सीना के कारण नॉमिनेशन मिला है। लेट्स सी किस तरीके से अवार्ड्स जाते हैं। ऑफ कोर्स सीना को अच्छा खासा टफ कंपटीशन मिलने वाला, बिकॉज गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी और भी काफ़ी सारी मूवीज़ के सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया। लेकिन लेट्स सी किस तरीके की चीज़ें होती हैं जब सीना हमारे नॉमिनेट हुए निकलोडियन फेवरेट मूवी एक्टर के लिए। बात हम लोग करते हैं आज की हमारी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, जो कि इस बार हमारे फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन यानी कि सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से डेफिनेटली गायब है, लेकिन उनका कमबैक काफी जल्दी होगा। वो रिसेंटली पता लगता है सेथ रॉलिंस की ट्रेनिंग वीडियो से, जो कि ब्लैक एंड ब्रेव अकेडमी वालों ने डाली है। और यहाँ सेथ रॉलिंस एकदम तगड़े तरीके से अपना कहते हैं ना वर्कआउट वगैरह करने में लगे हुए हैं, और मुझे लग रहा है सेथ जो है काफी तगड़े तरीके से रिकवरी प्रोसेस के अंदर है। बिकॉज अगर कोई बंदा जिम में ट्रेनिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो सीधे सीधे बातें बताती हैं कि बंदा पूरे तरीके से रेडी हो रहा है एक और कमबैक के लिए। डेफिनेटली जब भी रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस वापस आएंगे, वो एक सेंसेशनल कमबैक होने वाला है। एंड मैं एक्साइटेड हूँ जब डब्ल्यूडब्ल्यूई सेथ रॉलिंस एंड रोमन दोनों को लाते टेलीविजन के ऊपर। बात हम लोग सीएम पंक के बारे में करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब है। वैसे वो भी ट्रेनिंग प्रैक्टिस वगैरह सब कर रहे हैं अपने एक और डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक के लिए। लेकिन तुम लोग को बता दो कि रिसेंटली जो बातें आई हैं सामने वो ये आ रही हैं कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई से डेफिनेटली गायब है। साल 2024 के अंदर उन्होंने सिर्फ एक लौते मैच के अंदर कम्पीट भी की है, जो कि हमारा रॉयल रंबल मैच था। लेकिन तब भी सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टिल मोस्ट मर्चेंडाइज सेलर बन चुके हैं, जो कि ऑफ कोर्स तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा। यानी कि अभी फिलहाल जो सेलिंग चल रही है मर्चेंडाइज की टी शर्ट्स वगैरह की, उसमें स्टिल सीएम पंक का नाम टॉप के ऊपर है, जो कि अपने आप में एक सरप्राइज वाली चीज़ है। बिकॉज बंदा एब्सेंट है टेलीविजन से, वो कम्पीट कर नहीं रहा है, वो चैंपियन तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऑडियंस उसकी मर्चेंडाइज, उसकी टी शर्ट्स वगैरह खरीद ली है, तो शायद सीएम पंक का क्रेज बताता है लोगों को। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने रिसेंट टाइम में जो रेट्रो थी ना हमारे सीएम पंक के, वो क्रॉस एक्स वाइट वाली, तो वो वाली टी शर्ट भी रिवील की थी। तो ऑफ कोर्स फैंस जो पुराने होंगे उन्होंने उसको भी खरीदा होगा। लेकिन ये कुछ सीएम पंक के स्टैट्स आए सामने, जो कि सुनने में और देखने में दोनों ही बड़े इनक्रेडिबल है। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ, जो कि रिसेंटली हुई स्मैकडाउन के शो के बारे में जुड़ी है, जहां पर ब्लड लाइन का सेगमेंट हुआ। केविन ओवेंस और पॉल हेमन भी एक सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्व हुए, और केविन ओवेंस ने ब्रॉक लेसनर का नेम भी इसके दौरान में ड्रॉप किया था। इसके बाद जो टामा टोंगा वगैरह ये सब आ गए थे, और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ उनका टैग टीम एक्शन हुआ, जहां पर उनकी विक्ट्री हो गई थी। लेकिन बाय द वे, रिसेंटली पूरा जो स्मैकडाउन के रेटिंग्स का चार्ट है वो आया सामने, और शायद तुम्हें सुन के हैरानी ना हो, क्योंकि जो ब्लड लाइन का सेगमेंट है उसी ने टॉप किया रिसेंटली स्मैकडाउन की शो को। तुम लोग देख रहे हो कि जहां पर ओवेंस, पॉल ये सब, और जो हमारे टामा टोंगा वाला सब मैच हुआ था ना, इस वाले मैच के अंदर जो व्यूअरशिप है वो 2.45 मिलियन पहुंच चुकी है, और ये पूरे शो की हाईएस्ट व्यूअरशिप है। ऑफ कोर्स जब एजे स्टाइल्स कोडी रोड्स का प्रोमो वाला एंगल चल रहा था, वहां पे भी 2.43 व्यूअरशिप गई थी, यानी कि 200 के अराउंड फर्क था। लेकिन फिर भी जो ब्लड लाइन की रेटिंग है वो बहुत अच्छी खासी गई है। देखो मेन इवेंट के अंदर ना व्यूअरशिप लाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, वो देखा होगा तुम लोगों ने। बिकॉज यूएसए के अंदर उस टाइम धीरे धीरे रात होने लगती है। अगर लोगों को लगता है कि भाई चीज़ वैल्यूएबल है तो ये वो देखते हैं एंड तक, वरना नहीं देखते हैं। लेकिन स्मैकडाउन के अंदर ब्लड लाइन एंड कोडी रोड्स ये दो सेगमेंट है जिन्होंने अच्छी खासी व्यूअरशिप गेन की थी। बात अब हम लोग रैंडी ऑर्टन की कंट्रोवर्सी के बारे में कर लेते हैं, जो कि विंस को लेकर रिसेंटली आई है सामने। देखो रैंडी ऑर्टन के बैक इश्यूज हम लोग देख ही रहे हैं, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चल रहे हैं। उसके कारण हम लोग कभी कभी जब रैंडी ऑर्टन के मैचेस देखते हैं यही सोचते हैं भैया ऑर्टन इंजर तो नहीं हो गए, बिकॉज अपनी हमारी जो बैक है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन रिसेंटली ऑर्टन ने रिवील किया, भी फिलहाल तो उनकी चलो ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन जब वो 35 साल के अराउंड भी थे ना, वो विंस मैकमैन के पास गए थे, और विंस से जाके उन्होंने अपने जो पूरा शेड्यूल है उसको रिड्यूस करने के लिए कहा था कि भाई मेरी देखो बैक इशू है और मुझे अपना जो शेड्यूल है डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो कम करना है। तो यहाँ पर जो विंस का रिप्लाई है तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा। विंस ने यहाँ पर ऑर्टन को ये कहा कि नहीं ऑर्टन, मुझे तुम्हारी जरूरत है डब्ल्यूडब्ल्यूई के हर शो के ऊपर, और
और जो एक तरह का भगवान चाहेगा वो होगा। यानी कि अगर तुम्हें बैक इशू है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुम आओ कम्पीट करो, जो पहले से प्लान है भगवान की तरफ से वही तुम्हारे साथ में होने वाला है, जो मदर ऑफ नेचर हम लोग के लिए प्लान कर रही है वही तुम्हारे साथ ऑर्टन होगा। यानी कि एक सॉर्ट ऑफ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं ना अगर आज होगा मरना तो भाई आज ही मरोगे, चाहे बैक इशू हो चाहे ना हो। ऐसा कुछ विंस का बिलीव था जो कि सुनने में बड़ा वियर्ड लग रहा है। मतलब अगर सामने वाले को पता है उसे ये मेडिकल इशू है, उसे ये प्रॉब्लम है, तो क्यों ना अपना जो शेड्यूल है वो कम कर रहे। बिकॉज अगर देखा जाए अगर उस टाइम पे शेड्यूल कम हो जाता तो शायद ऑर्टन के बैक इश्यूज अभी उतने नहीं होते जितने वो सफर कर रहे हैं। एंड इससे ये भी पता लगता है कि विंस की बेसिकली मेंटालिटी क्या थी, वो बंदा प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा जा रहा था एंड कहीं ना कहीं वो ये नहीं देख रहा था सुपरस्टार को क्या चाहिए, क्या परवाह, ये सब ऑल चीज़ें। और तुम लोग ये भी तो देखो कि रैंडी ऑर्टन उस टाइम के एक बड़े सुपरस्टार है, इवन अभी भी वो एक लेजेंडरी स्टार है, राइट। तो अगर वो एक टॉप टैलेंट के साथ ऐसा कर रहा है तो फैंस ऑनलाइन यही कह रहे हैं कि भैया सोचो वो छोटे मोटे टैलेंट्स का क्या हाल करता होगा। तभी लोग कहते हैं कि ट्रिपल एच के आने से जो उनका पूरा इन्वायरमेंट है कंपनी का थोड़ा सुधर चुका है। तुम्हारा इसको लेकर क्या ओपिनियन है? मेरे हिसाब से तो भाई ये विंस को ज़्यादा लालची वाला पन था। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी फाइनल स्टोरी है वो इस बार जुड़ी है एक AEW टैलेंट, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जेफ हार्डी के बारे में और उनके WWE कमबैक के बारे में जो कि रिसेंट टाइम में टीज हो चुका है। देखो यहाँ पर जेफ हार्डी का जो AEW वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसको लेकर बेसिकली ये अपडेट आई है सामने कि वो इसी जून के मंथ में एक्सपायर हो जाएगा। और अभी फिलहाल ये बात की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है क्या जेफ हार्डी जो है वो AEW के साथ रीसाइन वगैरह करेंगे या फिर नहीं करेंगे। बाय द वे इसके बीच में WWE वालों ने वीडियो अपलोड की अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। यहाँ पर लिखा ड्यूड सुपरस्टार डबल क्रॉसेस एंड फेक आउट्स WWE प्लेलिस्ट। अब थंबनेल के अंदर जो तुम्हें जेफ हार्डी देखने के लिए मिल रहे हैं बेसिकली वो जेफ हार्डी नहीं है, वो CM पंक है। 2009 या फिर 10 के अराउंड में CM पंक और जेफ हार्डी इनकी राइवलरी अच्छी खासी चल रही थी। तो एक बार स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या हुआ था कि जो CM पंक है वो जेफ हार्डी का पूरा कॉस्प्ले वगैरह करके आए थे और वही WWE वालों ने लगाया है। एंड इवन जब ये मोमेंट उन्होंने मेंशन किया है तो उन्होंने नीचे लिखा है कि CM पंक अराइव्स एज जेफ हार्डी, यानी कि जेफ हार्डी का नेम क्लियरली मेंशन है। थंबनेल में देखा जाए एक इंस्टेंट में तुम्हें बंदा जेफ हार्डी लगने वाला है। और वैसे भी क्यों यार, मतलब जेफ हार्डी का अगर कॉस्प्ले भी CM पंक कर रहे थे, ऐसा रेयर होता है कि WWE एक AEW टैलेंट को या फिर अपने एक फॉरवर्ड टैलेंट को ऐसे थंबनेल के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फीचर करे। लेकिन CM पंक जहाँ पर जब जेफ हार्डी बने हैं तो WWE ने उस चीज़ को फीचर किया है। इवन अगर तुम इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे लोगों ने लिखा भी है कि भाई 2 सेकंड के लिए जो फेक आउट है जेफ हार्डी वाला जो कि CM पंक ने किया है ये तो एकदम रियल लगने लग गया था। तो बताया जा रहा है कि शायद ये कहीं ना कहीं हिंट है कि WWE थोड़ी सी इंटरेस्टेड है जेफ हार्डी के लिए, बिकॉज जेफ हार्डी का नेम वेम अगर आ रहा है तुम्हें पता ही है कि WWE ऐसा बहुत रेयर करती है। जैसे जॉन मॉक्सली का नेम तो पता नहीं WWE ने कब तक नहीं लिया था और ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि शायद WWE वाले जेफ हार्डी को एक बार फिर से अपना कंपनी के अंदर कम बैक करवा सकते हैं। तुम्हारे हिसाब से जेफ हार्डी को WWE के अंदर आना चाहिए या फिर नहीं, या फिर उन्हें AEW के अंदर ही रहना चाहिए? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में। तो चलो ये थी कुछ एक वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।